हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम MPC 005 जिसका नाम रिसर्च मेथड्स है उसका ब्लॉक 1 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रक्ट्स है। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे, फिर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कितनी तरह के होते हैं, फिर कंस्ट्रक्ट्स के बारे में और फिर टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट्स के बारे में। यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। मीनिंग ऑफ वेरिएबल्स, नाम से जैसा मालूम हो रहा है कि वेरिएबल जो कि एनीथिंग विच वेरीज। ए वेरिएबल एज द नेम इम्प्लाइज दैट इज समथिंग दैट वेरीज। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग ए वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या, जो चेंजेबल है, जो वेरी होती है। Webster says that a variable is a thing that is changeable or a quantity that may have a number of different values। देखिए बहुत अलग अलग तरह की वैल्यूज़ होती हैं और दो से ज़्यादा वैल्यूज़ जो है हो सकती है। ट्रू ए वेरिएबल समथिंग that has at least two values, जैसे कम से कम दो वैल्यूज़ होती हैं। however it is also important that the values of the variable be observable। जो वैल्यूज़ होती हैं इसकी, जिनको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। thus if what is being studied is a variable है, it has more than वन वैल्यू एंड ईच वैल्यू कैन बी ऑब्जर्व। क्योंकि उसकी हमने क्या पढ़ा है कि दो से ज़्यादा वैल्यू, एटलीस्ट दो वैल्यूज़ तो होती ही होती हैं। तो वो वैल्यूज़ जो है इनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको मेजर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द आउटकम थ्रोइंग ए डाइस इज़ ए वेरिएबल। जो हम एक डाइस होती है जिसके 6 उसमें आते हैं दोनों सब साइडों पे, तो 6 नंबर्स तक होते हैं। तो कहते हैं दैट वेरिएबल हैज़ 6 पॉसिबल वैल्यूज़, ईच साइड ऑफ द डाइस हैविंग 1 to 6 डॉट्स ऑन इट, ईच ऑफ विच कैन बी ऑब्जर्व। अब मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिसर्च स्टडी में। कोई भी जो एक्सपेरिमेंटर होता है, रिसर्चर होता है, वो सबसे पहले जो है उसको देखता है कि हमें जिस चीज़ को मेजर करना है, जो कंस्ट्रक्ट होता है, जो कि हमारा एक कंसेप्ट होता है, हम उस चीज़ को जिसको हमें स्टडी करना है, उसके लिए हम सबसे पहले वेरिएबल्स को देखते हैं। और वेरिएबल क्या होता है, एक ऐसा करेक्टरिस्टिक होता है ऐसा जिसको हम मेजर कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में क्या होता है, ए वेरिएबल इज समथिंग दैट वेरीज or variable is a measurable characteristic that varies. It may change from group to group, person to person or even within one person over time। या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ए वेरिएबल इज एनी करेक्टरिस्टिक ऑफ वैल्यू डेट कैन बी चेंज और मैनिपुलेटेड। और चूँकि साइकोलॉजी की हम बात करें, साइकोलॉजी में हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो रिसर्चर्स क्या करते हैं, रिसर्चर यूटिलाइज वेरिएबल्स टू डिटरमिन इफ मेकिंग चेंजेस टू वन थिंग कैन रिजल्ट द चेंजेस टू समथिंग एल्स। क्योंकि हम इसमें वेरिएबल्स की बात करें, वेरिएबल जो मेनली दो होते हैं, वैसे तो काफ़ी होते हैं, लेकिन जिसमें हम बात करते हैं मेरे दो वेरिएबल्स की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो उन्होंने ये क्या मानते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो साइकोलॉजी में क्या होता है, रिसर्चर जो होते हैं किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए हम ये देखते हैं कि दो वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। एक तो वो वेरिएबल जिसका वो इम्पैक्ट देखते हैं, एक वो जिसके ऊपर देखते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, अब ये सिंपल है वेरिएबल्स का मतलब। अब उसके बाद जो है हम इन्होंने क्या कहा, हाउएवर ए बिहेवियर साइंटिस्ट अटेम्प्ट्स टू डिफाइन ए वेरिएबल मोर प्रिसाइजली एंड स्पेसिफिक। उन्होंने क्या है, बिहेवियर साइंटिस्ट कौन हो गया, हमारा जो है साइकोलॉजिस्ट है, कर लेंगे डिफाइन वेरिएबल ए प्रॉपर्टी दैट टेकन एज डिफरेंट वैल्यू, जो कि जिसकी डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, एटलीस्ट 2 वैल्यूज होती हैं। इन्होंने अलग अलग लोगों ने क्या क्या इसके बारे में बताया है कि वेरिएबल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, उसके बारे में बताया। जैसे उन्होंने कहा, अकॉर्डिंग टू पोस्टमैन एंड ईगन, ए वेरिएबल इज ए कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट दैट कैन टेक ऑन ए नंबर ऑफ वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ आइटम दैट कैन इंडिविजुअल सॉल्व ऑन ए पर्टिकुलर टेस्ट। सिंपल वर्ड्स में ये होता है जिसकी एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा वैल्यूज होती हैं, और जिसको हम जो है जैसे साइकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, तो रिसर्चर्स इसमें क्या होते हैं, वो ये देखते हैं जो वेरिएबल्स के अंदर कि कैसे दो वेरिएबल जो होते हैं उनको स्टडी करना है, कैसे जो है एक जो है दोनों जो वेरिएबल्स हैं कैसे जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे उनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे उनको मेजर कर सकते हैं, कैसे एक में चेंज होता है तो दूसरे में चेंज कैसे आएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ से मेन जो ये शुरू होता है, यहाँ से टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में क्या आता है, नंबर 1 पे जो है कितनी तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो हमने अब तक जो किए हैं, फर्स्ट भी, सेकंड भी और थर्ड भी, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आता है इसमें से एग्जाम में से। और ये जैसे 3-3 नंबर में, या ये फुल क्वेश्चन भी आ सकता है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बारे में, या इसमें 3-3 या 5 नंबर वाले में भी ये आ सकता है। सबसे नंबर 1 पे क्या आता है, स्टिमुलस
ऑर्गेनिज्म एंड रेस्पॉन्स वेरिएबल। इसको हम SOR मॉडल भी कहते हैं। स्टिमुलस यानी जिस चीज़ के लिए हम लोग रेस्पॉन्ड करते हैं, स्टिमुलस का मतलब जिसके लिए हमारा एकदम से हम जो है रेस्पॉन्स करते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? इंडिविजुअल, जैसे हम हैं। तीसरा कौन सा होता है? रेस्पॉन्स, जिसके लिए हम लोग रिएक्ट करते हैं एकदम से किसी भी स्टिमुलाई के लिए, वो क्या हमारा क्या होगा? रेस्पॉन्स। सिंपल क्या। और स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस इज एनीथिंग विच कंपल्स अस टू रिएक्ट, जिसके कारण हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। अब क्या साइकोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द बिहेवियर और कॉजेज ऑफ बिहेवियर एज वेरिएबल, कि हमारा जो बिहेवियर है या बिहेवियर के जो कॉजेज हैं वो क्या हैं। मैनी साइकोलॉजिस्ट हैव एडप्टेड a theoretical viewpoint और मॉडल कॉल्ड द SOR मॉडल टू एक्सप्लेन ऑल बिहेवियर। जो भी हमारा बिहेवियर है उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि एक मॉडल उन्होंने दिया SOR मॉडल। द सिंबल्स SOR रिप्रेजेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेरिएबल्स एस इज अ सिंबल ऑफ स्टिमुलाई एंड कैटेगरी मे बी रेफर्ड टू इन जनरल एज स्टिमुलस वेरिएबल। स्टिमुलस क्या होता है? वेरिएबल इज सम form of energy in the environment such as light to which the organism is sensitive। मैं को सिंपल वर्ड से बताती हूँ। जैसे लाइट ऑन होती है तो लाइट क्या है? वो स्टिमुलस है। और हम उसको जैसे हम अंधेरे से लाइट में जाते हैं तो स्टिमुलस क्या हो गया? लाइट। और ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? हम। और रेस्पॉन्स का एकदम से हमें कैसा, हम उसके लिए कैसे रेस्पॉन्स करेंगे। या एक सिंपल जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कहीं पे जो है आग लग गई है। आग क्या है? वो स्टिमुलस है। उस आग को देख के हमारा जो रेस्पॉन्स होगा इमीडिएट, वो क्या है? हमारा रेस्पॉन्स। तो ये है स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म एंड रेस्पॉन्स मॉडल। A stimulus variable is some form of energy in the environment such as light to which the organism is sensitive, जिसके लिए हम एकदम से हम सेंसिटिव होते हैं, जिसके लिए हम रेस्पॉन्ड करते हैं। O is the symbol for organism variable that is changeable physiological and psychological characteristics of the organism। हम लोग जो हैं हमारे में क्या फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो चेंजेस आते हैं जो स्टिमुलस के लिए, वो उनके बारे में है ये। फिर एग्जाम्पल्स ऑफ सच वेरिएबल्स आर एंग्जाइटी लेवल, age and heart rate etc. Finally, R is a symbol for response and in general response variable which refer to some behavior और action, कि हमारा उस पर हम कैसे respond करते हैं, क्या हमारा behavior होता है, क्या हमारा action होता है of the organism like pressing a lever that and reaction to any stimulus। किसी भी stimulus का जो हमारा reaction होता है वो हमारा क्या होता है? response are the examples of responses variable। You can understand an application of SOR model through the इन्होंने example दी है। example में क्या कि suppose an experiment is conducted on which a rat is placed on a metal grid floor and grid is electrified। एक rat है, उसको metal grid floor पे उसको रखा हुआ है और जो grid है उसमें क्या होगा? करंट छोड़ा जाता है। अब क्या होता है? the length of time it takes the rat to jump from the grid to a platform is measured। जब वो कूद के जैसे उसकी जहाँ पे वो है वहाँ पे करंट छोड़ते हैं तो कैसे वो जो रैट है उसको करंट लगता है, लगते जैसे वो कूद कर प्लेटफॉर्म पर जाता है उस टाइम को मेजर किया जाता है। इसमें क्या होगा? SOR मॉडल के अंदर हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रिकल शॉक क्या होता है? वो स्टिमुलस हो गया। इंटेंसिटी ऑफ शॉक वो कम ज़्यादा वो हम लोग जो है कर सकते हैं, वो वेरिएबल हो गया। एंड पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म वुड बी measured by the organismic variable। वो क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल द स्किन रेसिस्टेंट ऑफ द rat at the time of shock was introduced would be an ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल। यानी वो इसमें इस केस में जो है रैट क्या हो गया? वो ऑर्गेनिज्म हो गया। ए रेस्पॉन्स वेरिएबल वुड बी द लेटेंसी। रेस्पॉन्स क्या होगा? द elapsed टाइम बिटवीन द ऑनसेट्स ऑफ द शॉक, जो शॉक उसको दिया एंड व्हेन द रैट रीचेस द प्लेटफॉर्म, जैसे ही शॉक मिला तो उसको कितना टाइम लगा वहाँ पे प्लेटफॉर्म तक पहुँचने के लिए, ये उसका क्या है? रेस्पॉन्स वेरिएबल। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हर रिसर्च में, हर एक्सपेरिमेंट में, हर स्टडी में हम लोग जो है जब हम कोई कंस्ट्रक्ट लेते हैं जिस पे हमें काम करना होता है, कोई स्टडी पर्पस होता है, उसके बाद हम लोग जो वेरिएबल्स हैं वो देखते हैं कि क्या क्या वेरिएबल हम लोग लेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और स्टिमुलस क्या होते हैं? वेरिएबल इज दैट फैक्टर मैनिपुलेटेड or selected by the experimenter in his attempt to ascertain its relationship to an observed phenomenon। यानी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो एक्सपेरिमेंटर होता है, उसके हाथ में होता है, वो उसका मैनिपुलेट करता है, वही उसको जो है सेलेक्ट करता है, उस पर उसका पूरा कंट्रोल रहता है।
डिपेंडेंट अपॉन द मोड ऑफ मैनिपुलेशन, इसमें क्या होता है डिपेंडेंट में, द सम एक्सपर्ट्स हैव ट्राइड टू डिवाइड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनटू टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मेनली क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है जिसका हम इम्पैक्ट देखते हैं किसके ऊपर, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। जैसे हमने अभी देखा करंट का जो है रेट के ऊपर क्या असर पड़ा, तो इस केस में जो करंट हो गया वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और रेट का जो रेस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इन्होंने कहा है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये दो तरह से होता है, कैसे कैसे इन्होंने कहा है, एक तो टाइप ई और एक टाइप एस। टाइप ई क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज वन ऑफ द विच इज डायरेक्टली और एक्सपेरिमेंटली मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटल, जो कि जिसको एक्सपेरिमेंटर जो होता है वो पूरी तरह से चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली जो है उसको कंट्रोल कर सकता है। टाइप एस क्या होता है, विच इज़ मैनिपुलेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, और इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटर का जो रोल होता है वो ओनली कहाँ तक होता है, उसको सेलेक्ट करने तक होता है, इसके अलावा वो उसके हाथ में कुछ नहीं होता। इन्होंने यहाँ पे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल द एक्सपेरिमेंटर वॉन्ट्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ नॉइस अपॉन द टास्क परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री में जो है नॉइस के अंदर का इम्पैक्ट वो देखना चाहता है, टास्क जो वहाँ पे जो लेबर लगी है उसका टास्क परफॉर्मेंस के ऊपर। हेयर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द नॉइस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज द टास्क परफॉर्मेंस। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या अगर नॉइस और डिपेंडेंट का अगर जो वहाँ पे काम चल रहा है तो वहाँ पे जो लेबर लगी हुई है उसके जो टास्क परफॉर्मेंस क्या है, उसका आउटपुट क्या है। ही में मैनिपुलेट द नॉइस बाय डिवाइडिंग इनटू 3 कैटेगरीज। उन्होंने 3 तरह से उन्हें बताया कि वो कैसे कर सकता है नॉइस को, कंटिन्यूस लगातार नॉइस करे वो क्रिएट, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया ना, वो तो टोटली एक्सपेरिमेंटर के हाथ में है। इंटरमिटेंट का मतलब क्या था, रुक रुक के वो फिर नॉइस को बंद कर दे, फिर शुरू कर दी, फिर नॉइस को बंद कर दिया। एंड नो नॉइस, या बिल्कुल भी नॉइस ना करे। एंड एग्जामिन इट्स इफेक्ट अपॉन द टास्क परफॉर्मेंस। अब उसने क्या देखा, हियर द नॉइस इज बीइंग डायरेक्टली मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर एंड हेंस इट कंस्टिट्यूट द एग्जांपल ऑफ टाइप ई। ये टाइप ई हो गया जिसका हम क्या करते हैं, जो एक्सपेरिमेंटर के हाथ में नॉइस को कम ज़्यादा करना, और ये क्या हो गया हमारा, इस पर वो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इसका इम्पैक्ट वो देखेगा। नेक्स्ट है सपोज फॉर द टाइम बीइंग दैट द एक्सपेरिमेंट इज इंटरेस्टेड इन आंसरिंग द क्वेश्चन इज द रेट ऑफ प्रोटेक्शन डिपेंड अपॉन द एज ऑफ द वर्कर। अब वो क्या कह रहा है कि वो ये भी देखना चाहता है कि जो लेबर है, जो वर्कर्स हैं, उनकी एज का भी कोई इम्पैक्ट आता है क्या उनकी जो आउटपुट के ऊपर। तो क्या है, एज इज हियर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि एज का वो इम्पैक्ट देख रहा है, किसके ऊपर देख रहा है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, टास्क परफॉर्मेंस है उसके ऊपर। फॉर इन्वेस्टिंग दिस प्रॉब्लम द एक्सपेरिमेंटर विल हैव टू select groups of workers on the basis of their age in a way by which he can get an appropriate representation from different age groups ranging from say 16 to 55। इस केस में उसने क्या किया कि वो एज को देखना चाहता, तो उसने एक कैटेगरी बना दी कि 16 to 55 ईयर्स में। उसमें अब क्या किया उन्होंने, जैसे 16 to जो है 30 वालों को ले लिया, 30 to 40, 40 to 50 ऐसे करके जो भी है उन्होंने 16 to 55 ईयर्स का जो है ग्रुप ले लिया। सब्सिक्वेंटली ही विल कंपेयर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्टेन्ड बाय ईच एज ग्रुप एंड फाइनली अब जो उसने एज ग्रुप बनाया है उसका जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कंपेयर करेगा। फाइनली कंक्लूड वेदर और नॉट द एज इज द फैक्टर इन एनहांसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस। बाद में वो क्या कर सकता है कि वो देखेगा कि जो है एज का उस पर इम्पैक्ट आया कि नहीं। अब इस केस में क्या है, वो एक ग्रुप में कर देगा ना। अब वो खाली अब किसी ग्रुप पे ज़्यादा है किसी कम है, इस केस में ओनली वो एज को वो कर सकता है, उसका होल्ड बहुत कम है। वो ओनली आपको जो इस केस में क्या है कि वो डायरेक्टली मैनिपुलेट तो कर नहीं सकता है। इसमें क्या है कि वो सिलेक्शन उसने कर लिया कि इन लोगों को 16 to 55 को ले लिया, लेकिन वो डायरेक्टली जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। हैंस दिस कंस्टिट्यूट द एग्जाम्पल ऑफ एस इंडिपेंडेंट, क्योंकि हम एज भी इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन इसमें सिर्फ सिलेक्शन में उसका रोल है, उसका जो इम्पैक्ट है, कौन क्या है, किसकी एज का कितना है, वो ग्रुप्स में उसने कर दिया। इसके अलावा वो आगे कुछ नहीं कर सकता। जो उसका इम्पैक्ट आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, जो एज का, उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता। ओनली सिलेक्शन में ही वो कंट्रोल कर सकता है। ये डिपेंडेंट वेरिएबल, अब डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में कह रहे हैं। अब तक हमने क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इज द फैक्टर दैट अपीयर्स, डिसअपीयर और वेरीज एज एक्सपेरिमेंट इंट्रोड्यूसेस, रिमूव्स और वेरीज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मेनली
डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसके ऊपर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट देखते हैं। जैसे हमने एज का देखा, या हमने नॉइस का देखा, या हमने जो करंट जो है हमने दिया रेड को वो देखा। तो इस केस में हमने सब में क्या देखा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट कैसे आया डिपेंडेंट वेरिएबल पे, उसके रेस्पॉन्स पे या प्रोडक्टिविटी पे। तो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज ए मेजर ऑफ द बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट। तो उसका जो सब्जेक्ट के बिहेवियर में जो चेंज आएगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ रेस्पॉन्स दैट द पर्सन और एनिमल मेक, जो कि रेस्पॉन्स होता है, चाहे कोई इंडिविजुअल करे, कोई पर्सन करे, कोई एनिमल, जैसे हमने रैट के ऊपर किया, कोई भी करे। बेसिकली क्या होता है, उसका रेस्पॉन्स होता है इन किसके, उसमें स्टिमुलस के लिए। स्टिमुलस हमारा क्या हो जाएगा, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस रिस्पॉन्स इज जनरली मेजर्ड यूजिंग एटलीस्ट वन ऑफ द सेवरल डिफरेंट डायमेंशन। अलग अलग तरीके से वो कहता है कि जो रेस्पॉन्स होता है किस किस तरीके से आता है। तो फ्रीक्वेंसी कि नंबर ऑफ टाइम दैट ए पर्टिकुलर बिहेवियर अगर कितनी बार एक पर्टिकुलर जो बिहेवियर है वो अकर हुआ है। ड्यूरेशन यानी कितनी टाइम की ड्यूरेशन पे हुआ है, कितनी बार उसको दिया गया है। लेटेंसी या अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन एंड व्हेन द बिहेवियर इज एक्चुअली परफॉर्म, जब वो जो टाइम गैप जिसके अंदर, जब जैसे हमने रेड के एग्जांपल लिया कि उसको जब करंट दिया और कितनी देर में वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचा ग्राउंड से उठकर। तो ये फ्लोर से पहले वो फ्लोर पे था, जैसे ही हमने करंट को इंड्यूस किया तो वो कितनी देर में उसने वहाँ पहुंचा वो प्लेटफॉर्म पे। तो ये क्या हो गया, लेटेंसी। फोर्स क्या होता है, द इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द बिहेवियर, कि कितनी फोर्स के साथ, कितनी स्पीड के साथ उसने रिएक्ट किया, उसका बिहेवियर जो है कैसे उसने एक्शन किया। तो यहाँ पे मैं लिखे हेयर यू कैन एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। द रिलेशनशिप इज दैट ऑफ द डिपेंडेंस पे डिपेंड करता है। वन वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन द अदर, एक वेरिएबल जो है दूसरे पे डिपेंड करता है। सपोज यू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन मीनिंगफुलनेस ऑफ द लर्निंग मटेरियल एंड स्पीड ऑफ लर्निंग। अगर जो है, इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया, अगर हम जो है मीनिंगफुल है, जो हम पढ़ रहे हैं उसका कितना मीनिंगफुल है हमारे लिए, कितना हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, हमारे को ये चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं कितनी हमारे को लगता है कि हमारे काम की है, उसका जो है स्पीड ऑफ लर्निंग का हम रिलेशनशिप देखना चाहते हैं। तो स्पीड ऑफ लर्निंग देन डिपेंड्स अपॉन द मीनिंगफुलनेस। द ग्रेटर द मीनिंगफुलनेस द फास्टर द लर्निंग। जितना ज़्यादा हमें जो हम पढ़ रहे हैं हमें लगता है वो मीनिंगफुल है, उतना ही क्या होगा, लर्निंग हमारी स्पीड पे होगी। एंड द स्पीड ऑफ लर्निंग इज देयरफॉर कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या होगा, हमारी स्पीड ऑफ लर्निंग। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मीनिंगफुल जो है, जो हम पढ़ रहे हैं उसका मीनिंगफुलनेस जो होती है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिमिलरली द रेस्ट बिटवीन वर्क पीरियड्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आउटपुट ऑफ वर्क इज डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हम कहते हैं कि सडन नॉइज, हम सिंपल कहते हैं रेस्ट बिटवीन वर्क पीरियड। कोई जो हम काम कर रहे हैं, काम करने के बीच में हम थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसको हम मेजर करना चाहते हैं हमारी परफॉर्मेंस पे। तो क्या होगा, रेस्ट क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो हमारी वर्क परफॉर्मेंस होगी वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट, या आउटपुट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल। जिस चीज़ का हम इम्पैक्ट देखते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जिस पर हम देखते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। सडन नॉइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड चेंज इन ब्रीथिंग इज डिपेंडेंट वेरिएबल। In an experiment, one discovers and confirms the relationship between an independent variable and a dependent variable. हर रिसर्च के अंदर, हर एक्सपेरिमेंट के अंदर, हर स्टडी के अंदर रिसर्चर, एक्सपेरिमेंटर जो स्टडी करता है उसका मेन पर्पस क्या होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप को देखना। इसके बाद आते हैं एक्सट्रेनियस एंड कंफाउंडेड वेरिएबल। ये क्या होते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होते हैं, जो कि हमने अभी किया इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। एक्सट्रेनियस कौन से वेरिएबल होते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारा मेन रिसर्च का गोल क्या होता है कि कंट्रोल करना है किनको, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को, जो कि कहीं ना कहीं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एक्सटेरियस वेरिएबल क्या होता है, जिसका हम इम्पैक्ट, जिस पे हमें पता नहीं होता कि, लेकिन हमारे हाथ में भी नहीं होता एक्सपेरिमेंटर के हाथ में, लेकिन वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर का, तो हम ऑलरेडी डिपेंडेंट वेरिएबल पे असर देख रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, हम इंडिपेंडेंट, ये भी एक तरह का इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होता है जो कि उस पर इम्पैक्ट डालता है जो है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, लेकिन जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ से पढ़ते हैं इसको।
Any and all other variable that may mask the relationship between independent variable and dependent variable are known as the extraneous variable, जो कि मास्क उसके ऊपर ढक लेते हैं उनको. Extraneous variable may directly affect the dependent variable or may combine with the independent. वो ये तो डायरेक्टली भी इफेक्ट डाल सकता है एक्सटेनियस वेरिएबल, या उनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कंबाइन करेंगे तब भी वो जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल पे वो इम्पैक्ट डालते हैं. देयरफॉर extraneous variable must be controlled so that experimenter can determine whether the dependent variable changes in relation to variation in the independent variable. इसलिए क्या होता है कि हमारे को एक्सटेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमें ये देखा कि हमें ये मालूम करना बहुत ज़रूरी है जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो इम्पैक्ट आया वो एक्चुअल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण आया या एक्सटेनियस वेरिएबल के कारण आया. यहाँ पे एक पहले एग्जांपल करते हैं, वो उससे आपको क्लियर होगा. यहाँ पे इतना एग्जांपल दे रखा है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड एक्सटेनियस वेरिएबल्स इन ए कॉजल रिलेशनशिप. इन्होंने क्या कहा है, वो स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. स्मोकिंग का वो इम्पैक्ट देना चाहते हैं कोरोनरी हार्ट डिसीज़ पे. ठीक है, कि जैसे हम नॉर्मली हम क्या कहते हैं, अगर जो स्मोकिंग करता है उसको जो है हार्ट प्रॉब्लम जो है हो सकती है. तो हम क्या करते हैं, स्मोकिंग हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कोरोनरी हार्ट डिसीज़ क्या हो गया हमारा, एज्यूम करते हैं हम कि इम्पैक्ट आएगा, तो हो गया डिपेंडेंट. अब क्या है, इस केस में हम कुछ स्टडी कर रहे हैं, हमने सैम्पल साइज भी ले लिया, स्टडी एरिया भी ले लिया. अब हमें क्या करना है कि उसको रिलेशनशिप को हम जब देख रहे हैं इम्पैक्ट को, तो उसमें क्या होता है, अब एज ऑफ द पर्सन है, वो उस पर्सन की एज क्या है, वो कितना स्मोकिंग करता है, कितनी देर में, कितनी ड्यूरेशन है उसकी, और वो इसके अलावा वो एक्सरसाइज भी कोई डेली एक्सरसाइज करता है या नहीं करता. क्योंकि हम तो सिंपल स्मोकिंग का इम्पैक्ट देख रहे हैं ना हार्ट डिजीज़ के ऊपर, हमने ये तो देखा नहीं एज ऑफ. वास्तव में क्या होता है, जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं उनके ऊपर इस एज का भी एक्सटेंट, कितनी स्मोकिंग करे, ड्यूरेशन कितनी है उसकी, कितनी वो फिजिकल एक्सरसाइज करे डेली, वो कितना रूटीन में उसकी एक्सरसाइज है, तो इन सब का भी इम्पैक्ट आता है. ये हमारे क्या होते हैं, एक्सटेनियस वेरिएबल, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, हमारे रिजल्ट के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन हम जो है इनको कंट्रोल नहीं कर सकते. अब यहाँ पे है कंफाउंडिंग वेरिएबल. अब आपको आराम से आ गया होगा इसको समझ. अब है कंफाउंडिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं, इज वन दैट वेरीज विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. व्हाइल डूइंग ए स्टडी वी आर नॉट केयरफुल, देन two variables may get combined so that effect of one cannot be separated from the effect of the other. This is called the confounding. For instance, if you conducted a study on the effect of television viewing on perception violence and the experimenter group contained only adolescents, whereas the control group only adults, the age of participant would be confounded with the independent variable in the study. Confounding variables makes the conclusion of the study doubt. इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या है कि ये भी जो है कंफाउंडिंग वेरिएबल जो होते हैं वह एक्सटेनियस वेरिएबल का ही एक तरह से पार्ट होते हैं. लेकिन इसमें क्या होता है, उसमें क्या है कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रहे हैं और हमें मालूम हो जाता है कि जो मान लीजिए जैसे अभी हमने क्या स्मोकिंग का हम इम्पैक्ट देख रहे हैं हार्ट डिजीज़ के ऊपर, तो हमने देखा कि जो जिनकी एज ज़्यादा है उनका जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो उनको ज़्यादा हार्ट डिजीज़ हो रही है रादर देन जो यंग है उनके. तो कहीं ना कहीं हम उनको मैच कर सकते हैं कि वो एज इशू है या ये है, डेली एक्सरसाइज करते होंगे. कंफाउंडिंग के केस में क्या होता है, वो इम्पैक्ट तो डालते हैं लेकिन हमें यही नहीं पता चलता कि ये किस कारण से हुआ है. ठीक है, जैसे इन्होंने कहा है कि फॉर इंस्टेंस इफ़ यू कंडक्टेड ए स्टडी, उस स्टडी उन्होंने की कि जो है टेलीविज़न व्यूइंग का दो ग्रुप डाल दिए उन्होंने. एक तो जो है जो टेलीविज़न जो लोग देखते हैं उनका जो है कोई ऐसी वायलेंस वाली चीज़ देख रहे हैं और जो वायलेंस का कोई सीरियल्स देख रहे हैं या मूवीज़ देख रहे हैं, तो उनका क्या इम्पैक्ट आता है टेलीविज़न देखने का उनके वायलेंस की एक्टिविटी के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर. तो उन्होंने क्या किया कि एक तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ले लिया, एक उन्होंने क्या ले लिया, कंट्रोल ग्रुप. अब उन्होंने क्या देखा कि जो इसमें इस केस में जो एज ऑफ पार्टिसिपेंट है वुड बी कंफाउंडेड विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल अंडर स्टडी. यानी ये कहीं पे एज का तो कोई मेंशन ही नहीं है. उन्होंने क्या कहा है कि अब इस केस में ये नहीं पता चल सकता कि जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं वो किस कारण से, उनमें एज को तो हमने लिया ही नहीं है, ना ही हम उस चीज़ को एज्यूम कर सकते हैं, जिनका यही नहीं पता चलता जो हमारा जो रिजल्ट आया है ये जो है किस कारण से हुए. तो कंफाउंडिंग मेक्स द कंक्लूजन ऑफ द स्टडी डाउटफुल. इस कारण से जो रिजल्ट्स होते हैं वो डाउटफुल हो जाते हैं. इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट एफर्ट शुड बी मेड टू कंफाउंड द वेरिएबल्स. तो इसलिए हमारे को क्या होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता जो इम्पैक्ट आया है वो कैसे आया है, किस कारण से आया है, तो इसलिए जो है
इसको हम कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सिंपल वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं, तो एक्सटेनियस वेरिएबल होते हैं वो हम जो स्टडी में इंक्लूड नहीं करते बट कैन स्टिल इन्फ्लुएंस द रिजल्ट ऑफ